जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। उम्मीद करेंगे सब लोग एकदम शानदार होंगे। और प्यारे साथी, आप सब लोग जानते हैं कि कल बजट आ चुका था और बजट को लेकर के पूरे आम जन की, पूरे देश की उम्मीद होती है सरकार के लिए कि गवर्नमेंट इस बार क्या स्कीम बनाने वाली है, किस फील्ड में वो कितना इन्वेस्टमेंट या कितना एक्सपेंडिचर वो करने वाली है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण डेटा होता है। और जो आपके एग्जाम होंगे, अपकमिंग एग्जाम्स, उनमें क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस कक्षा के माध्यम से वो सभी महत्वपूर्ण चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको किन डेटा को ध्यान में रखते हुए उसको नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं। तो प्यारे साथी, इस क्लास को बहुत ध्यान से देखें। आइए समझते हैं बजट को। तो बजट आप लोग जानते हैं। पहला मेरा आप सब लोगों से प्रश्न है कि बजट जो शब्द है संविधान के साथ ही किस अनुच्छेद में, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है। ये सब आप लोगों की तरफ से मैं आंसर चाहता हूं। तो आप सबका प्रश्न आएगा कि भैया उत्तर आप लोगों की तरफ से ये आने वाला है कि आर्टिकल 112 बजट के बारे में बताता है और संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो पहले तो हम बजट के बारे में बनने वाले जो क्वेश्चंस है हमारे बार बार पूछे जाते हैं, उन सब को एक बार देख लेते हैं। और इस बार के बजट में किसको क्या अलॉट किया गया है, कौन सी स्कीम इस बार साथी कहां पर सरकार कितना खर्च करने वाली है, वह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम साथी जानें कि बजट की हिस्ट्री क्या है। तो बजट जो शब्द है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। और फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है बोगेट या फिर बुजेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, यानी एक बैग ऑफ लेदर। एक लेदर बैग है क्योंकि उसको पहली बार एक लेदर के बैग में लाया गया। वो परंपरा आज भी चलती है। आपका ईयर 1773 में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने जो फाइनेंशियल साथी प्रपोजल्स थे वो चमड़े के एक थैले से निकाले गए थे। उसी समय बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय, यानी कि जो उनका एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर है, उसके विवरण के लिए किया जाने लगा। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया, यानी जो बुगेट शब्द था उसको बजट नाम दिया गया 1803 में। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। भारत का जो पहला बजट आया वो 1860 में आया और 18 फरवरी को आया। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप मार्क करके रखेंगे कि ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसको उस समय जो वायसराय थे, कैनिंग थे, तो कैनिंग के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कैनिंग भारत में एक वायसराय रहे। वायसराय तो हालांकि वो 1858 में हुए। उनका जो कार्यकाल भारत में रहा है वो 1848 टू 1856 रहा है। और 1857 की क्रांति के बाद में आप सब लोगों को पता होना चाहिए जो रिवॉल्यूशन हुआ, 1858 में एक एक्ट आया और भारत में जो आपका साथी गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो कैनिंग के टाइम पर ये आया और इसको साथी भारत में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता यानी फादर ऑफ इंडियन बजट कहा जाता है। तो जेम्स विल्सन यानी भारतीय बजट के प्रणेता कौन है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। स्वतंत्र भारत में बजट परंपरा का आधार वर्ष 1944 में एक प्लान आया था, बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान उस टाइम के जो साथी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, उन सब के द्वारा बनाई गई एक योजना थी कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को और मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो एक प्लान बना उसको हम बॉम्बे प्लान 1944 के नाम से जानते हैं। तो उसमें कुछ उद्योगपति थे, आपका जॉन मथाई जो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, आपका बिड़ला और JRD टाटा ने की थी। तो ये बॉम्बे प्लान को भारतीय, आपसे कभी भी प्रश्न पूछे कि भारतीय जो बजट है उसका आधार कौन सी स्कीम को माना जाता है, तो आप सब लोग कहेंगे कि बॉम्बे प्लान 1944। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट आया वो 26 नवंबर, डेट भी आप आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछता है, 1947 को आया। और भारत के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था RK षणमुख शेट्टी। और पहला, आपसे कभी भी पूछे आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया, या पूछे इंडिपेंडेंस इंडिया का जो पहला बजट आया, आप कहेंगे कि वो 26 नवंबर 1947 को आया और उसको RK षणमुख शेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट
पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। अगर हम जॉन मथाई की बात करते हैं साथी, जॉन मथाई ने आपसे पूछे रिपब्लिक इंडिया आपको पता होना चाहिए साथी 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद में जब आपका बजट पेश करने वाला माह आया तो उसमें ये जो गौरव प्राप्त हुआ जॉन मथाई को हुआ। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इंडिपेंडेंस इंडिया का सन्मुख शेट्टी और रिपब्लिक इंडिया यानी गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत में बजट प्रस्तुत करने का समय शाम 5 बजे निर्धारित किया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में दिन होता था। स्वतंत्र भारत में 1998 तक यही परंपरा चलती रही कि शाम को 5 बजे बजट आता था और 1998 तक यही होता रहा। परंतु 1999 से 1999 से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको आप एनडीए के नाम से जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की सरकार के वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, जिन्होंने बजट प्रस्तुत करने का समय जो कर दिया वो 11 बजे। तो ध्यान देने की बात है कि पहले 1998 तक बजट का टाइम क्या था, सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करेंगे। तो आप कहेंगे कि भैया जो पहले बजट होता था शाम को, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में दिन होता था, ये रीजन था। लेकिन यशवंत सिन्हा जब आपका एनडीए यानी कि जब बीजेपी की पार्टी सरकार में आई तो 1999 में इसको सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। ठीक है, ये बात ध्यान देने की है। अब आते हैं बजट से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। बजट अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण है। ये शब्द आपको ध्यान से देना है। अनुमानित यानी कि एकदम से फिक्स नहीं होती कोई भी वैल्यू। आज की क्लास में भी हम बजट में पढ़ेंगे कि इस विभाग को इतने रुपए दिए गए, तो इसका मतलब वो क्या है, एक अनुमानित है। जरूरी नहीं है कि वह पैसा उतना खर्च ही हो जाएगा। तो अनुमानित मतलब एक लगभग वैल्यू है, एक लगभग वैल्यू इसमें दी जाती है। यह एक सीमित अवधि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बजट को स्वीकृत करने के लिए एक सार्वजनिक निकाय, एक साथी आपका पब्लिक सिस्टम होता है। बजट जो है सार्वजनिक और संसदीय नियंत्रण से मुक्त नहीं होता है, यानी उस पर संसद का नियंत्रण होता है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी कि वर्ष 2017 से पहले तक भारत का जो सेंट्रल बजट आता था, इसको हम कई नामों से पुकारते हैं। देखो, संघीय बजट को हम कई बार केंद्रीय बजट भी कहते हैं, कई बार हम इसको आम बजट भी कहते हैं और कई बार इसको हम बजट कहते हैं। तो ये सभी नाम एक ही नाम है, लेकिन एक नाम से कभी कंफ्यूज मत होना। आप लोगों ने अभी फरवरी में सुना होगा तो उसको बोला गया था एंटरिम बजट, यानी कि अंतरिम बजट। अंतरिम बजट था आपका फरवरी में, अभी आया है आपका पूर्ण बजट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फाइनल बजट है। तो भैया अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या अंतर होता है? तो अंतरिम बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी भी अपनी प्लानिंग्स और स्कीम को क्लैरिफाई नहीं करती है, लेकिन पूर्ण बजट में क्या होता है, सरकार अपनी स्कीम और जो प्लानिंग्स है उनके लिए क्या खर्चा होगा, किस प्लानिंग पर सरकार क्या खर्चा करने वाली है, इसकी एक स्पष्टता होती है, एक क्लैरिफाई करके गवर्नमेंट देती है। तो 2017 से पहले तक दो स्तर पर यह आता था। आम बजट, इसे वित्त मंत्री पेश करते थे, और एक रेल बजट आता था जिसको हमारे रेलवे के मिनिस्टर पेश करते थे। कब तक? 2017 से पहले तक। तो 2017 के बाद क्या हुआ, 2017-18 का जो बजट आया उस सेशन के लिए कि इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। जो सेंट्रल बजट था और जो रेल बजट था, इन दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों एक कब हुए। 1920-21 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में, जिसको हम 1921 ही एग्जाम्स में बोलते हैं, ये एक सेशन है 1920 to 21। इसको हम अगर 1921 बोले तो परीक्षा में आपको एग्जाम में हमेशा 1921 मिलेगा। तो कौन सी आपका साथी एकवर्थ कमेटी थी? एकवर्थ कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 10 मेंबर्स थे। उन 10 सदस्य समिति का गठन किया गया। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर 1924 से भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रेल बजट, अभी मैंने आपको बताया कि 2017-18 के सेशन से मर्ज कर दिए गए, तो ये अलग कब हुए थे? तो आप क्वेश्चन बोलेंगे कि भैया 1924 में एकवर्थ कमेटी द्वारा, जिसमें 10 मेंबर्स थे, इसको अलग अलग कर दिया गया था। यानी कि जो आम बजट है उसको फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे और जो रेल बजट होगा वो अलग से आएगा, उसको जो आपका रेलवे मिनिस्टर होंगे वो बताएंगे। परंतु रेलवे तथा केंद्र सरकार के मध्य वित्तीय संबंधों, यानी जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, उनका नियमन रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो सिफारिश करेगी उसी के आधार पर होगा।
अब क्या हो गया कि पृथक रेल बजट व्यवस्था समाप्त कब हुई, कि रेल बजट जो 1924 में अलग हुआ तो वो एक कब हुआ। इसके लिए जो कमेटी थी वो थी विवेक देवराय कमेटी। विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 2017-18 से रेल, अगर कभी भी आपसे पूछे एग्जाम में कभी भी आएगा तो ईयर 2017 आएगा, सेशन आएगा तो सेशन 2017-18, क्योंकि अगला वर्ष सेशन में जोड़ा जाता है, से रेल बजट को आम बजट के साथ ही, तो ये बात महत्वपूर्ण है कि दोनों क्या होने लगे कि दोनों के दोनों एक साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इसीलिए अब पृथक रेल बजट जो पेश होता था उसकी प्रथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी अभी आपका जो सेंट्रल बजट है और जो रेल बजट है दोनों एक साथ आते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और किस कमेटी की सिफारिश पर, तो आप बोलेंगे विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर दोनों बजट को अलग किया गया था, तो बोलेंगे एकवर्त कमेटी, अलग करने के लिए, देवराय समिति दोनों को एक करने के लिए। गैर हिंदी भाषी, यानी कि वो हिंदी नहीं बोलते थे, तब भी आपका जो उस समय वित्त मंत्री थे सीडी देशमुख वही हैं जिन्होंने आजाद भारत का पहला, यानी 26 नवंबर 1947 को जिनको पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। ये हिंदी भाषा नहीं जानते थे, तभी भी इन्होंने 1955-56 का जो बजट है उसके पेश करने से पहले इस बात को सुनिश्चित किया कि बजट के जो सभी दस्तावेज होंगे अब हिंदी में भी छापे जाएंगे। यानी बजट जो आएगा वो अब हिंदी में भी छपेगा, लेकिन उससे पहले क्या होता था, बजट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। इससे पूर्व ये केवल अंग्रेजी में ही छपते थे। 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को आम बजट का टेलीविजन पर प्रसारण हुआ। आपसे कभी भी पूछे बजट की सबसे पहली बार ब्रॉडकास्टिंग टीवी पर कब हुई, तो आप कहेंगे 1992 में हुई। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह देश के 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए तो आपका मनमोहन सिंह देश के 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वित्त मंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बजट से संबंध किसका है, बजट से संबंध है वित्त मंत्री का। तो वित्त मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कौन से वित्त मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री हुए, तो आप लोगों को ये 4 नाम याद रखने हैं। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं वो मोरारजी देसाई हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं मोरारजी देसाई के बाद में दूसरे व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है? तो मोरारजी देसाई जी के हिस्से में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, उन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। और दूसरे नंबर पर आते हैं आपका कांग्रेस के एक नेता थे पी चिदम्बरम, जिन्होंने 8 बार बजट को पेश किया है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए कि पी चिदम्बरम ने 8 बार बजट को पेश किया है और आपका मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा बार 10 बार। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि आपका अभी फिलहाल में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, के द्वारा 1 फरवरी 2021 को जो बजट आया, जो सेंट्रल बजट आया, वो देश का पहला पेपरलेस बजट था, कागज रहित बजट था, यानी कि उसमें कागज का इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी जब देश की प्राइम मिनिस्टर थी, आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी आपका, अगर हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में, और साथ ही फिर एक टेन्योर बाद में आया था उनका 84 तक जो था, तब वो देश की प्रधानमंत्री रही, तो उन्होंने वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने पास रखा था। तो पहली वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी हैं, और प्रथम पूर्णकालिक यानी जिनके पास सिर्फ वित्त मंत्रालय का काम है वो आपकी निर्मला सीतारमण है। ये दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो आपका बजट कल पेश हुआ, इसमें एग्जाम के लिए आप सब लोगों को क्या याद रखना होगा। पहले साथी बजट को मैं आप लोगों तक डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आप इसको अपने घर से समझना, जैसे कि आप लोगों की एक फैमिली है और एक फैमिली 1 साल का एक खर्च बनाती है। जैसे एक फैमिली ने डिसाइड किया कि अगले साल जो हमारा खर्च होगा, पूरे साल का खर्च हमारा 2 लाख रुपए होगा या 1 लाख रुपए, या कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं। अब उस फैमिली की जो इनकम है, ये तो 2 लाख तो उनको खर्च करना है उनके परिवार को चलाने के लिए, लेकिन उस परिवार के पास में 2 लाख रुपए नहीं है, और उस परिवार के पास में जो उनकी आय है, जो पैसा उन्होंने जनरेट किया है, वो 1,80,000 रुपए है। तो मुझे बताएंगे कि आप लोग की उनको बोरोइंग्स कितनी करनी पड़ेंगी, उधार उनको कितना लेना पड़ेगा। तो आप सब लोग कहेंगे कि भैया उधार के लिए उन सब लोगों को अभी कितने की जरूरत है, तो आप कहेंगे कि 20,000 रुपए उनको उधार लेना पड़ेगा।
अब किसी से उधार लेंगे तो फिर वो उधार ऐसे ही तो नहीं देगा, उधार देगा तो उस पर एक ब्याज भी वो लेगा, एक इंटरेस्ट भी वो वसूल करेगा। तो यही आप लोगों को समझना है कि सरकार भी यही काम करती है। सरकार आने वाले वर्ष के लिए अपना खर्च बताती है कि हम लोग खर्च कितने करने वाले हैं, और जो खर्च होगा साथ ही उसके साथ ही सरकार ये भी बताती है कि जो इनकम है, जो पैसा है, वो कहां से आया, इनकम कहां से आई, पैसा कहां से आया और पैसा कहां गया, यानी पैसा खर्च कहां हुआ, इन दोनों ही के बारे में जो विवरण होता है इसी को हम बजट कहते हैं। तो ये दोनों आय और व्यय दोनों का जो विवरण है यही साथी आपका, इसी को हम वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार के पास जो पैसा आया उसमें टैक्स से कितना पैसा आया, तो 72% टैक्स से आया और 28% क्या हुई, बोरोइंग्स हुई। तो कोई भी सरकार अपने देश के विकास के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि साथ ही हम एक आपका विकासशील देश हैं और हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं और हम डेवलप होना चाहते हैं, विकसित देश होना चाहते हैं, विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को क्या है, बाहर से पैसा लेना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं कि इस बार का जो बजट है वो 60 लाख करोड़ का है, लगभग 60 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, इसी से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि इस 60 लाख करोड़ में से जो 72% है वो टैक्स से जनरेट हो गया। और 60 लाख करोड़ का अगर हम कैलकुलेशन करें, 6 दूनी 12, 6 48, यानी कि लगभग 16,800 जो साथी लाख करोड़ रुपए है वो हमारा किससे आया है, आपका कर्ज से यानी डेब्ट से आया है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। आगे बात करते हैं, इसको एक बार सीन 2 पे लगाएंगे। अगर हम बात करें कि हमारे पास टैक्स से आया है तो उस टैक्स में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सब लोगों से एग्जाम में। ये साथी यहां पर एक लिस्टिंग की गई है कि सबसे ज्यादा जो पैसा आया है वो सबसे पहली स्लाइड है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से हमारे पास साथी 19% यानी 60 लाख करोड़ रुपए का लगभग 19% यानी कि 11.87 लाख करोड़ रुपए हमको कहां से आया, इनकम टैक्स से। ये परीक्षा में आप सब लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जीएसटी से लगभग कितना पैसा आया, 18%। अब आपको ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको एक लगभग आइडिया दे चुका हूं कि 60 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट था और परसेंटेज आप सब लोग जानते होंगे। और 60 लाख का अगर साथी हम 18% देखें तो लगभग आपका 10 लाख करोड़ यानी 10,62,000 करोड़ रुपए। कॉर्पोरेट टैक्स 17% रहा आपका। जो आपका एक्साइज ड्यूटी है वो 5%, कस्टम ड्यूटी से 4% गेन किया गवर्नमेंट ने, अदर टैक्सेस से 0.2% और जो अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि जो यूटी से या फिर आपका स्टेट से आता है उससे 3%। और साथ ही जो ब्याज प्राप्त किया है गवर्नमेंट ने, इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो 5%। इस तरह से कुल मिलाकर के 72% जो आया है वो हमारा आया है कहां से, 72% आया है साथ ही हमारा टैक्सेशन से। अब इसी को यहां समझते हैं कि केंद्र सरकार ने जो आपका साथी 72% पाया वो टैक्सेशन से आ गया, 72% आया आपका टैक्स से। तो बाकी का 28% कैसे आया, तो जो साथी कर्ज है वो उसमें से 28% कर्ज था, मैंने आपको बताया था, तो उसमें 27% और 1% है साथी नॉन डेब्ट रेसिप्टीज, यानी सरकार जो पुरानी एसेट्स होती हैं अपनी उनको बेच करके जो पैसा जनरेट करती है वो 1% है। तो कुल मिलाकर के 28% ये कर्ज है और 72% जो है साथी आपका टैक्स से आया और कुल मिलाकर के ये बजट बना 100%, जिसको मैं 60 लाख करोड़ बोल रहा था। यानी कि अगर हम एकदम से एक वैल्यू की बात करें, एक फिक्स वैल्यू, तो वो 60,77,000 करोड़ रुपए हैं। यानी कैलकुलेशंस आप 60 लाख करोड़ पर कर सकते हैं। अगर फाइनल आपको याद रखना है तो इस बार का बजट की कुल धनराशि कितनी है, तो आप सब लोगों का आंसर आएगा कि भैया वो धनराशि है आपकी 60,77,000 करोड़ रुपए। 60,77,000 करोड़ रुपए का 77,000 करोड़ रुपए का ये आपका साथी बजट आया। ठीक है, अब इस बजट से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो ये तो बात हुई कि सरकार के पास पैसा कहां से आया। अब बात आएगी सरकार उस पैसे को खर्च कैसे करेगी। तो यहां पर साथी ये आपका, इसको भी स्क्रीनशॉट में आप रख सकते हैं कि किन किन स्टेट्स को कितना कितना पैसा दिया गया है। तो केंद्रीय बजट जो सेंट्रल बजट 2024-25 है उसमें दक्षिण के 5 राज्यों से ज्यादा अकेले यूपी को मिला है,
ये हाईलाइट है इसका। और यूपी को कितना पैसा दिया गया है, तो आप लोगों को याद रखना इस बार के बजट में जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 2.23 लाख करोड़। एक बार थम्स अप करके प्यारे साथी ये बताएंगे क्या आप ये देख पा रहे हैं, या इसको और जूम करने की जरूरत है, तो मैं इसको और जूम कर देता हूं। तो किसका मिला है, आपका यूपी को, बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 98,000 करोड़ रुपए। टॉप 3 आप जरूर याद रखें, ठीक है। और कभी भी आपका जो भी स्टेट है, उस स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस स्टेट के एग्जाम में आपको अपने स्टेट पर ध्यान रखना है कि आप कौन से स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए उस राज्य के लिए जो अलॉटेड आपका साथी पैसा है, जो आपका आवंटित धनराशि है, उसकी कितनी है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात आती है, इन 3 के अलावा आपको याद रखना है जो नॉर्थ ईस्ट की साथी आपका स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट जिनको पूर्वोत्तर राज्य हम बोलते हैं, यानी 7 सिस्टर्स और एक आपका सिक्किम। तो इस तरह से 8 स्टेट बनते हैं। 8 स्टेट को जो पैसा दिया गया है टोटल, वो 1,07,000 करोड़ रुपए दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं, आप स्टेट जान चुके हैं कि यूपी को सबसे ज्यादा बजट दिया गया 2,23,000 करोड़ रुपए का। अब आते हैं मिनिस्ट्रीज पर, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है। तो टॉप 10 मिनिस्ट्रीज यहां पर दी गई हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो पैसा दिया गया है, सबसे ज्यादा जो पैसा दिया गया है साथी, वो वित्त मंत्रालय को दिया गया है। सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को साथ ही 18,50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय को 6,21,000 करोड़ रुपए। जो सड़क परिवहन है साथी आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट को आपका 2,78,000 करोड़ रुपए। रेलवे मिनिस्ट्री को आपका 2,55,000 करोड़ रुपए। तो ये चारों इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं कि हर बार परीक्षा में इनको जो अलॉटेड साथी पैसा होता है वो पूछा जाता है कि किस मंत्रालय को कितनी धनराशि दी गई है। उसके साथ में मैंने आपका अन्य मंत्रालय भी यहां पर लिखे हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। अंतरिम बजट में साथी हमेशा, जैसे कुछ साथियों ने फरवरी के बजट को पढ़ा होगा, वहां पर धनराशियां कुछ अलग रही होंगी। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अंतरिम बजट जो फरवरी में आया और जो पूर्ण बजट अभी आया है उसमें जो धनराशि की बात की गई है वो धनराशि यहां पर सेम हो, उसमें अंतर आ सकता है। अब बात करते हैं प्रमुख योजना जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। मैं कहूं तो इस कक्षा की ये स्लाइड आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको स्क्रीनशॉट पर आप रखेंगे साथी, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कौन सी स्कीम को कितना पैसा दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसको सबसे ज्यादा 2,05,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2,05,000 एक बार सीन 2 पर दिखा देंगे ताकि सबको क्लियर दिख जाए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सड़क परिवहन मंत्रालय को 1,68,000 करोड़ रुपए। यूरिया पर सब्सिडी गवर्नमेंट ने कितनी दी है, 1,19,000 करोड़ रुपए, ठीक है। यूरिया सब्सिडी, क्योंकि इस बार किसानों के पक्ष में ये फैसला लिया गया, तो ये परीक्षा में बहुत इंपोर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है। गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2,05,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 85,000 करोड़ रुपए। आपका मनरेगा कार्यक्रम के लिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है 86,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन हो गया आपका, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपका समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो नेशनल आपका साथी हेल्थ मिशन है, आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, फसल बीमा योजना। स्वच्छ भारत मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा रहेगा कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि अलॉट की गई है, तो 12,000 करोड़ रुपए। और साथ ही आपका सीन 2 लगा दो भाई एक बार, ताकि सब, हाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी सब लोगों को, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। कर्मचारी पेंशन स्कीम 15 नंबर पर है। गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए साथ ही आपका 7300 करोड़ रुपए यानी कि 7,000 करोड़ रुपए लगभग आप याद रखेंगे। विश्वकर्मा योजना के लिए 4,800 करोड़। और राष्ट्रीय गंगा योजना यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नमामि गंगे के लिए इस बार 3300 करोड़ रुपए यानी कि लगभग आपका 3,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 2.3 यानी 2300 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। सीन 2 चल नहीं रहा है, देख पा रहे हैं क्या? एक बार थम्सअप करके मुझे बताएंगे कि सर सीन 2 नहीं चल रहा है। एक बार सारे दोस्त बताएंगे कि आप ये देख पा रहे हैं थम्सअप करके। पीडीएफ आप सब लोगों को मिल जाएगी। अब आते हैं कि 24 पॉइंट्स में वो 24 सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपको इस बजट के बारे में आपके एग्जाम के लिए पता होने चाहिए।
तो वो इंपोर्टेंट 24 पॉइंट्स कौन से हैं जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उनको क्रम से हम समझते हैं। पहला है कि नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया। अब जो है 7,75,000 रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री होगी। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम। देखो टैक्स को जब आप लोग, अभी टैक्स पेयर शायद आप में से कोई है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन टैक्स जब आप लोग पे करते हैं तो उसमें एक टैक्स रिजाइम चुननी पड़ती है। तो टैक्स रिजाइम एक तो होता है पुराने वाला ओल्ड टैक्स रिजाइम, एक होता है न्यू टैक्स रिजाइम। तो ये क्या है, न्यू टैक्स रिजीम जो लोग चुनेंगे उनके लिए अब 7,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई इनकम टैक्स रिजीम में 50,000 की जगह 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत। क्या होगा, 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। यानी पुरानी टैक्स रिजीम अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप और ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखो पहले क्या होता था, ओल्ड टैक्स रिजीम ये राइट साइड पे है, यहां पर आप देखेंगे 2.5 लाख रुपए तक पहले क्या होता था कि कोई टैक्स नहीं देना होता था। जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख होती थी, यानी 2.5 लाख से शायद 1 रुपया भी चाहे ऊपर हो जाए तो उसको 5% टैक्स देना पड़ता था। 5 लाख से 10 यानी 5 लाख 1 रुपए से लेकर के और 10 लाख रुपए तक उसको 20% टैक्स देना होता था। और साथ ही चौथा एक टैक्स स्लैब था आपका कि 10 लाख से अगर 1 रुपया भी ज्यादा आप कमा रहे हो पूरे साल में, ये पूरे वर्ष का होता है, तो 30% आप लोगों को वहां पर टैक्स देना होता था। लेकिन ये न्यू टैक्स रिजाइम है, इसमें पहले मुझे बताएं, पहली ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितने साथी आपका स्लैब थे, तो यहां पर 4 स्लैब थे। अभी आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है कि जो न्यू टैक्स रिजाइम आई है उसमें स्लैब कितने कर दिए गए हैं, तो आप कहेंगे उसमें 6 स्लैब्स कर दिए गए हैं, 6 तरह से उसको बांट दिया गया है। ठीक है, 6 तरह से बांट दिया गया है। इसको सीन 2 दिखाते रहे, जो व्हाइट पे है उसको सीन 2 दिखाएं हमेशा। 3 लाख रुपए तक अब 0% टैक्स लगेगा, ये न्यू टैक्स रिजाइम है। 3 लाख रुपए से लेकर के साथ ही अगर 7 लाख रुपए तक आप कमा रहे हैं तो 5% टैक्स अब देना होगा। 7 लाख 1 रुपए से लेकर के और 10 लाख रुपए तक यदि आप कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना होगा। 10 लाख 1 रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो नई टैक्स रिजाइम में 15% टैक्स आपको देना होगा। 12 लाख 1 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक अभी आप कमाते हैं, और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, इस बात को मद्देनजर रखना, ध्यान से देखेंगे। क्या बोलेंगे, 20%। और 15 लाख 1 रुपए से ज्यादा यदि तुम्हारी कमाई हो गई तो 30% टैक्स आपको देना होगा। तो ये न्यू टैक्स रिजाइम है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी स्लैब्स हैं, या आपको राशि देकर के भी पूछ सकता है कि आप यदि इस राशि के अंतर्गत आते हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना होगा। ठीक है, कितना टैक्स पे करना होगा, ये न्यू टैक्स रिजाइम है। एक बार थम्स अप करके बताएं मुझे, पुरानी टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम को आप समझ चुके हैं कि इस बार कितना टैक्स देना होगा, ये बात क्लियर है, यस और नो। दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि मोबाइल फोन और सोना चांदी अब सस्ते होंगे, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया है कि इन पर जो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी है उसको घटा दिया है। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे 7 प्रोडक्ट सस्ते और जिनकी ड्यूटी साथ ही बढ़ी है वो महंगे हो जाएंगे। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट्स में मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं, सोना चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, महंगे हो सकते हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी 3 स्कीम आई हैं। तो कितनी स्कीम लॉन्च की, सबसे पहली बात तो यह है, एम्प्लॉय का मतलब होता है साथी जो काम करने वाला है, जो काम करता है, ठीक है, और एम्प्लॉयर जो रोजगार को देता है। ठीक है, ये रोजगार को करने वाला और एम्प्लॉयर रोजगार को देने वाला। तो इसके लिए इस बार 3 स्कीम आई हैं। स्कीम ए, स्कीम बी, उसमें कुछ पैसे हैं कि सरकार इस बार क्या करने वाली है, ईपीएफओ में पहली बार जो रजिस्टर होंगे, सबसे पहली बार जो ईपीएफओ में रजिस्टर हो रहे हैं एम्प्लॉय, उनको 1 महीने की सैलरी के बराबर यानी 15,000 रुपए से ज्यादा वो राशि नहीं हो सकती, उसको 3 किस्तों में यानी 3 इंस्टॉलमेंट में वो ट्रांसफर होगी। इससे 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलने की स्कीम है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको याद रखना है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए कितनी स्कीम आई, तो ए बी सी 3 स्कीम आई है। ऐसे ही ये तीसरी स्कीम में क्या उनको एम्प्लॉयर्स को दिया गया है, ये यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए साथी आपका कितनी राशि दी गई है, तो 1,52,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और किसान सम्मान निधि में कोई बदलाव नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि से मेरा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि किसानों के खाते में जो पैसा ट्रांसफर होता है वो कितने रुपए ट्रांसफर होते हैं। इस बार उसकी उम्मीद थी कि वो 8,000 रुपए उसको करने वाली है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, वो राशि 6,000 ही बनी रहेगी।
तो सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछली बार ये राशि 1,25,000 करोड़ रुपए थी, यानी कि इस बार की जो बजट बढ़ाया गया वो 21% लगभग बढ़ा दिया गया। किसानों की लगातार मांग के बाद भी जो एमएसपी होता है उसके लिए आप लोगों ने देखा कि देश में किसानों ने कितना विद्रोह किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, यह 6,000 रुपए ही रहेगी और इसकी 8,000 होने की उम्मीद थी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि वो आपका 2-2 हजार करके आती है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया और टॉप 500 कंपनियों में उनकी इंटर्नशिप कराई जाएगी। इंटर्नशिप से मैं आपको समझाऊं कि कोई भी छात्र है, यदि आप जैसे एक स्टूडेंट है, आप एक कौशल चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो किसी कंपनी में जाकर के आप वहां उस काम को सीख सकते हैं, वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो उसकी घोषणा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने की है, जिससे लाभान्वित छात्र होंगे उनकी संख्या 1 करोड़ होगी। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें हर महीने 5,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। पीएम मुद्रा लोन की लिमिट दुगनी हुई है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मुद्रा लोन। और अब जो आपका साथी, जो आपका मीडियम एंटरप्राइजेज होती थी, जिनको हम बोलते हैं आपका मीडियम स्मॉल आपका एंटरप्राइजेज हैं, जितने हमारे सूक्ष्म या लघु उद्यम हैं, उन सब के लिए अब 10 लाख की जगह कितने का लोन होगा? 20 लाख। तो इसको आप यहां से समझें, पीएम मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी हैं, एक शिशु के लिए, एक किशोर के लिए और एक तरुण के लिए। तो शिशु लोन में 50,000 मिलते थे, जिसको अब तक मिलते थे, इसको अब दोगुना कर दिया गया, यानी 1 लाख रुपए। किशोर को जो 5 लाख मिलते थे उसको 10 लाख, और तरुण के तहत अब 10 लाख को साथ ही 20 लाख कर दिया गया है। यानी मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। पहले इस स्कीम में एमएसएमई के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था, जो अब 20 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ दिए गए और हॉस्टल भी बनेंगे, यानी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए गवर्नमेंट अब हॉस्टल भी बनाएगी ताकि वो और सुरक्षित महसूस कर पाए। नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार। और यहां पर याद रख लेना, केंद्र सरकार ने इस बार बजट में कौन से कॉरिडोर के लिए घोषणा की? तो नालंदा राजगीर, क्योंकि राजगीर में ही साथी आपका नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारी साथी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट का उस पर विशेष ध्यान है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह, जैसे काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश का एक मंदिर है, उसी की तरह बिहार के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, जो कि यूनेस्को की एक साइट भी है, उसको एक कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। कॉरिडोर का मतलब होता है, अगर जो साथी कॉरिडोर नहीं जानते हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाते होंगे किसी मंदिर पर, तो आपको मंदिर मिला, उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं है, यानी कि वहाँ सड़कें, उसके आसपास होटल, टूरिज्म की व्यवस्था को बढ़ाना, यही कॉरिडोर कहलाता है। सरकार ने एंजल टैक्स को खत्म किया। जो साथी, अगर आप में से, आप तो स्टूडेंट हैं, शायद ट्रेडिंग ना करते हो, जो लोग ट्रेडिंग करते होंगे या शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज रखते होंगे, उन सबको पता होगा इस बात के बारे में, मैं आपको समझा देता हूं। एंजल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप्स को मिलेगी राहत। जैसे आप कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आप कोई नई चीज मतलब शुरू करना चाह रहे हैं और आपके पास उस चीज के लिए 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे ना बोले कि भैया हमारे पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं है। तो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं स्टार्टअप के लिए, लेकिन आप लोगों का वो स्टार्टअप 1.5 करोड़ में शुरू होगा, तो आपको यानी अतिरिक्त 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो आप किसी विदेशी निवेश या किसी और के द्वारा 50 लाख रुपए वो जुटा लेते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप और 50 लाख रुपए जुटा लेते हैं कि अब मेरा स्टार्टअप 1.5 करोड़ में चल जाएगा। तो अब से पहले क्या होता था, सन 2012 में कांग्रेस में जब साथी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो एक घोषणा हुई थी कि कोई भी नया व्यवसाय शुरू करेगा और अलग से कोई धनराशि जुटाएगा तो उस पर 30% का टैक्स देना होगा। यानी अतिरिक्त जुटाई गई राशि, जो अतिरिक्त जो निवेश है, जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है या किसी अन्य तरह का एफआईआई जिसको हम बोलते हैं, या कोई आपका देश के अंदर से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो उस पर एंजल टैक्स लिया जाता था। 2012 तक आपका 2012 में घोषणा हुई थी, 2012 तक नहीं, सॉरी मैंने गलत बोला, 2012 से शुरू हुआ था एंजल टैक्स 30%। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि आप जो अतिरिक्त पैसा लेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी उस एंजल टैक्स को अब खत्म कर दिया गया है। यानी आप कोई निवेश ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि स्टार्टअप जो लोग करना चाहते हैं वो अब अपने निवेश को इकट्ठा करके और स्टार्टअप को अच्छे से कर पाएंगे। कोई अब समझते हैं इसको, कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से मतलब फेयर वैल्यू मतलब 1 करोड़ रुपए फेयर वैल्यू हो गई आपका,
ये फेयर वैल्यू हो गई। उसके कीमत पर बेचती है तो उस कंपनी को एंजल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आमतौर पर एंजल स्टार्टअप कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था इस स्टार्टअप को टैक्स से राहत मिलेगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी, जिसको हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसको हम एफएनओ के नाम से बाजार में चर्चित है। जो लोग ट्रेडिंग करते होंगे वो इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि शेयर मार्केट के चक्कर में, बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में बहुत सारे युवा कुछ यूट्यूब वीडियोस देख करके कि 10,000 से उसने 10,000 रुपए मात्र से 25,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया, उसने 2,000 रुपए मात्र से 200 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया। तो बहुत सारे यूट्यूब के ऐसे थंबनेल देख करके बहुत सारे युवा एकदम से आश्चर्यचकित होते हैं और वहां अपनी संभावनाएं तलाशते हैं और उनको लगता है कि हाँ, हमारे पास भी 10,000 रुपए हम किसी तरह से कर्ज वगैरह लेकर के कर सकते हैं और शायद कल मैं भी एक 200-400 करोड़ का इंसान बन जाऊंगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत सारे युवा जाकर के अपने कर्ज लेकर के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक कर्ज में हमेशा के लिए डूब जाते हैं। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है इस पर, ताकि ये जो घाटा लोगों को लगातार होता है वो बढ़े, तो फ्यूचर एसटीटी को इस बार उन्होंने बढ़ा करके 0.02% और ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.1% का ऐलान किया है। तो ये टैक्स क्या है कि छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या, छोटे निवेशक कौन है, स्टूडेंट्स या कोई छोटी जॉब करने वाले, मान के चलो किसी की सैलरी 20,000 15,000 है, उसमें से वो काफी F&O में लगा देता है। निवेश करना एक अच्छी बात है लेकिन समझदारी से निवेश करना बहुत जरूरी है। वहीं पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाकर के लोग अक्सर बर्बाद होते हैं। घाटे के कारण सरकार ने ऐसा किया है। बिहार एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रस्ताव रखा गया है। तो ये याद रख लेना कि इस बार जो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए बिहार के बच्चों से स्पेशली मेरी अपील है कि इस डेटा को याद रखें कि कितनी राशि दी गई है, 26,000 करोड़ रुपए। इसमें और भी बक्सर भागलपुर हाईवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा वाला जो सड़क संपर्क है उसको बेहतर किया जाएगा और गंगा नदी पर एक 2 लेन का पुल भी डेवलपमेंट किया जाएगा। अमृतसर से कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जाएगा। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा और राज्य में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो इसके लिए कितनी राशि दी गई है, 26,000 करोड़ रुपए। ठीक है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया। भैया टीडीपी पार्टी इस बार अलायंस में आई, सरकार का समर्थन किया उन्होंने, एनडीए सरकार का, तो स्पेशल पैकेज तो मिलना था। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी वहां पर बनेगा। तो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा। इसी फाइनेंशियल ईयर में पैसे जारी किए जाएंगे। अभी ये सीएम चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करने का महत्वपूर्ण होगा। आप सब लोगों को पता होना चाहिए 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए थे। जो साथी आपका आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी जो हुई वो अमरावती हुई, तो उनका एक अमरावती प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए राशि दी जा रही है। आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम, चेन्नई, ओरवाकल, हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही हैदराबाद बंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। अब आप सोचते होंगे भैया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से क्या मतलब होता है, यानी एक औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाता है ताकि देश को एक गति दी जा सके। जैसे देश में गलियारा बन रहा है, मैं आसान से शब्दों में, मोटे शब्दों में आपको समझाऊं तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब से पहले क्या होता था कि दिल्ली से यहाँ सब्जियां उत्पादित होती हैं उत्तर भारत में, तो बहुत सारी सब्जियां जैसे दक्षिण भारत तक गई तो इतना टाइम लग जाता था उनको पहुंचने में कि बहुत सारा सामान तो सड़ जाता था। अब वो सड़ जाना सामान का देश के लिए एक आर्थिक क्षति है, एक नुकसान है। तो उसी के लिए कॉरिडोर डेवलप किए जाते हैं, इसमें सड़कें, फिर वहां पर साथ ही आपकी इंडस्ट्रीज, ताकि वो समय जो लग रहा था वो कम लगे और कम समय में क्या है कि औद्योगिक रूप से हम गति कर पाए। ठीक है। और रायसीमा, प्रकाशन और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों में एक स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की घोषणा। कहने का मतलब है आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के लिए कितने रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया, तो आप बोलेंगे 15,000 करोड़ रुपए का, और वहां पर जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट अमरावती है। ये 2 महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। डिफेंस के लिए 4,54,000 करोड़ रुपए दिए गए। डिफेंस के लिए 4,54,000 यानी रक्षा मंत्रालय को दिए गए हैं। बजट अलोकेट किया गया है। यह फरवरी में अंतरिम बजट जो आया था उसमें एक घोषणा हुई थी कि 6,21,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उससे एक कम है क्योंकि सरकार को इस बार शायद ये लग रहा होगा जैसे किसानों के लिए जो राशि है वो बढ़ाई, क्योंकि किसानों का एक विरोध देखने को गवर्नमेंट ने उसको मतलब महसूस किया कि किसान एकदम से विरोध में है, तो किसानों के लिए जो राशि वो बढ़ा दी गई, तो वो कटौती कहीं ना कहीं होनी थी।
1,72,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्टिविज्म के लिए है। यह डिफेंस बजट का 28% है, यानी 4,54,000 करोड़ रुपए का 28% है। वहीं 92,000 करोड़ रुपए जो आपका आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है। 1 करोड़ लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, कि कितने लोगों को सरकार ने इस बार, या पूछ सकता है 1 करोड़ लोगों को कितनी यूनिट बिजली फ्री करने का फॉर्मूला इस बार के बजट में दिया। तो 300 यूनिट तक की जो बिजली है वो 1 करोड़ लोगों को फ्री मिलेगी। इस योजना को नाम दिया गया पीएम सर्वोदय योजना। तो पीएम जो सूर्योदय योजना है उसमें 1 करोड़ से अधिक घरों को 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इस बजट में बताया गया कि पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उनको घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी और वहां से फिर उनके पर्सन टू पर्सन ये सप्लाई होगी। 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे। इसको पीएम आवास योजना शहरी 2.0, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गों के परिवार। तो कितने घर बनाने की घोषणा हुई? 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री और 1 करोड़ लोगों के घर बनाने की बात हुई, जिसके लिए पीपीपी मॉडल के जरिए काम होगा। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब आप साथी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, निवेश का मतलब होता है बहुत सारे लोग बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और उन कंपनियों पर एक मुनाफा होता है। जैसे ही वो कंपनी ग्रोथ करती है तो जिस व्यक्ति ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उसको भी फायदा होता है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स है वो 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म में जो लोग पैसा कमाते हैं एक लंबे समय के बाद में, उसको 10% से बढ़ाकर 12.5%। और लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल गेन होता है उसको अब साथी छूट जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर देगी, यानी 1.25 लाख तक की छूट मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को मदद दी गई है, जिसमें साथी एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। हायर एजुकेशन मतलब आप 12th के बाद में हायर स्टडीज का मतलब इंजीनियरिंग की या मेडिकल की किसी भी हायर स्टडीज के लिए आप जाते हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन। और हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे और लोन के अमाउंट पर, क्योंकि साथी बैंक जब आपको लोन देता है, जैसे कि हमने अपनी इंजीनियरिंग की तो आपका एजुकेशन लोन पर की, तो एजुकेशन लोन पर हमने की तो उस समय हम जो ब्याज देते थे तो उस समय मुझे याद है कि लगभग जो ब्याज हमने दिया अपनी उस पैसे का तो 4.5% ब्याज दिया। लोन के अमाउंट पर अब 3% ब्याज सरकार देगी, यानी 3% का ब्याज जो होगा, इंटरेस्ट होगा, उसमें से जो अदायगी करेगी वो उस व्यक्ति पर बाहर नहीं पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट पे करेगी। जो साथी ट्राइबल एरिया है उनके उन्नत ग्राम अभियान, यानी आदिवासियों के जो गांव हैं, जनजातियों के जो गांव हैं उनको विकसित किया जाएगा। तो 5 करोड़ आदिवासियों को, तो इस बार के बजट में कितने आदिवासियों को साथी टारगेट किया गया? 5 करोड़ आदिवासियों का जीवन सुधारने के लिए। आदिवासी समुदायों की जो साथी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनमें सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया। इसमें आकांक्षी मतलब जो चाहते हैं विकास, और जनजातीय जहां पर बहुत लोग ज्यादा हैं, ट्राइबल एरिया ज्यादा है, जिसको जनजातीय बहुल गांव हम कहते हैं, उनके परिवारों को पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस योजना में यह महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री उन्नत जो ग्राम अभियान है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, उसमें कितने गांवों को लक्षित किया गया है? तो क्या बोलेंगे? आपका 63,000 गांवों को उसमें लक्षित किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी और उसके लिए 25,000 ग्रामीण बस्तियों को टारगेट किया गया है। अनुकूल सड़कें मतलब हर मौसम के लिए ऐसा हो कि भाई रास्ते इस तरह के हों कि वो आप लोग गर्मी में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मिट्टी सिर्फ डाल देने से रास्ता नहीं बन जाता है, तो वो पक्के रास्ते से ही बात बनेगी। पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय योजना आई है, जिसके लिए 11,11,000 करोड़ रुपए देगी, जो जीडीपी का 3.4% है, जो एक बहुत बड़ी राशि है पूर्व के राज्यों के लिए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को कवर देते हुए पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय योजना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस बार के बजट में जो पूर्वोदय योजना है उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कौन सा राज्य शामिल नहीं? तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार इसमें शामिल हैं। तो कोई एक ऐसा स्टेट आपको परीक्षा में दे देगा जो इसमें से शामिल नहीं होगा। ठीक है। मनरेगा लोकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मनरेगा में भी इस बार बदलाव की उम्मीदें थी कि मनरेगा में भी कुछ बदलाव होगा। तो 86,000 करोड़ रुपए जो अंतरिम बजट में फरवरी में बात की गई थी, वही बात यहां पर रखी गई है। एमएसएमई इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच सकेंगे, यानी कि आपका पब्लिक जो पीपीपी मॉडल होता है, ई कॉमर्स के माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे। यानी हमारे यहां हमने कुछ पैदा किया तो उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में भी अब
ऑनलाइन माध्यम से। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन आप उसको बेच सकेंगे। इसमें एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेंगी, ताकि भाई लोग सामान बेचेंगे इंटरनेशनल तो उनको ट्रेड की जरूरत पड़ेगी, एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो सरकार उस तरह की सुविधाएं अब देने वाली है। तो एमएसएमई क्या होंगे, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स अब बेच सकेंगे, यानी हमारे यहाँ की जो स्थानीय चीजें जिनकी विशेष पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी पहुंचे, ये सरकार का लक्ष्य है। ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स लगेगा। ऑनलाइन कंपनियां आप जानते हैं, ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप जानते होंगे, आप लोग बुक्स ऑर्डर करते होंगे वहां से, या कुछ जरूरी सामान मंगाते होंगे, तो अब तक उन पर जो टैक्स लगता था ई कॉमर्स पर, इसको ध्यान में रखेंगे, 1% टैक्स लगता था, जिसको 0.10 यानी कि लगभग 10वां हिस्सा उस टैक्स का कर दिया है। ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाली किसी भी डीलर को यह टैक्स देना होता है। नाबालिगों के लिए एनपीएस, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम हम कहते हैं, वो वात्सल्य में भी अब शुरू की गई। वात्सल्य होता है कि आपके बचपन का हिस्सा, जब आप छोटे थे, जब आपके अभिभावक आपका टेक केयर करते हैं, तो उन्होंने बोला कि एनपीएस में अब जो फादर हैं या कोई भी अभिभावक है, वो माता पिता भी हो सकते हैं, कोई अभिभावक बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य में पैसा जमा कर सकता है, और जैसे ही वो एडल्ट होगा, जैसे ही वो बालिग होगा, तो वो रेगुलर जो नेशनल पेंशन स्कीम का खाता होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अक्सर आपने देखा होगा, लोग अपने रिटायरमेंट के बाद तक भी पैसा जमा करते हैं कि भैया मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा तो एनपीएस का पैसा मेरे काम आएगा। ठीक है, ये 24 पॉइंट्स थे। अब आते हैं कि बजट में कौन सा शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया। तो टैक्स शब्द का प्रयोग बजट इस बार के बजट में कितनी बार किया गया? सबसे ज्यादा बार यही शब्द आया। तो सबसे ज्यादा बार किसका प्रयोग किया गया है? टैक्स शब्द का 44। एमएसएमई 23 बार प्रयोग हुआ है। फाइनेंस यानी कि आपका वित्त 21 बार। इंडस्ट्री यानी उद्योग 21 बार। डेवलपमेंट यानी कि विकास 20 बार। कंट्री 19 बार। आपका साथी जो कर्मचारी शब्द है यानी वर्कर्स, वो 19 बार। बजट 18 बार। अर्बन वर्ड यानी कि शहरी 17 बार। कस्टम ड्यूटी 17 टाइम। एनर्जी को 15 टाइम। और डेवलप इंडिया यानी विकसित भारत को 14 बार प्रयोग किया गया है। ये हमारे बजट के बारे में साथी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सब को नोट डाउन करके बहुत ध्यान से अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार रखेंगे, और साथ में आपकी थोड़ी सी समझ जरूर विकसित हुई होगी। तो आप बहुत दिन के बाद मुझे देख रहे होंगे, बहुत जल्दी आप रेगुलर भी मुझे देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने आप को कामयाब बनाए। यही दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।